तो आज अपने 2 लेक्चर होंगे मैथ्स के, एक तो अभी और एक 7 बजे फिर से, है ना? यस सर। यस सर। क्योंकि कल वाली क्लास मिस हो गई थी, तो आज अपन अपना टॉपिक भी कवर कर लेंगे। वैसे तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक लेक्चर खत्म होने वाला है, लेकिन आज हम पहले टॉपिक कवर करके फिर अगले लेक्चर में थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी कर लेंगे। क्लियर है ना? यस सर। जैसे अभी फर्स्ट लेक्चर में अभी अपन क्या करेंगे कि जो बच्ची कुछ थ्योरी है वो मैं पूरी फिनिश कर दूंगा, फिर मैं आपको बीच में गैप दे दूंगा, आप थोड़ा सा सारा रिवाइज कर लेना। फिर जो 7 बजे वाला लेक्चर है उसमें मैं आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू करा दूंगा पूरे चैप्टर के। तो आप क्या करना कि बीच के गैप में थोड़ा बहुत रिवीजन करके आ जाना, ताकि अपन सारे पीवाईक्यू एक बार कर ले। और अभी जो बचा हुआ थ्योरी का पोर्शन है वो भी हम फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। क्लियर है? ताकि ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। थोड़ा सा और बाकी है तो उसको हम फिनिश कर लेते हैं। 1 मिनट, हाँ बच्चों, 1 सेकंड बस। सॉरी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास तक अपन ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ लिया था, है ना? मैंने आपको बताया था इक्वेशन के किस तरह के सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगी। और होमोजेनियस इक्वेशन में 2 तरह के सॉल्यूशन बताते, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल। याद है? बोलो। यस सर। यस सर। एक बार चलो मुझे बता दो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन? सर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आना ही है, गारंटी है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ये यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी। इसके अलावा फिर अपन ने क्या पढ़ा था? नो सॉल्यूशन के लिए बता दो जल्दी से। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन थी? सर डेल्टा इज इक्वल टू 0 बट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई 0 नहीं है, नॉन जीरो हो जाए। वेरी गुड। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 सारे के सारे क्या हो जाए? 0 के बराबर, है ना? ऑल आर 0। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। और अगर मान लो मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन आ जाए जिसमें सारे कांस्टेंट टर्म 0 हो जाते हैं, वहां पे 2 तरह के ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया बच्चों। और नॉन ट्रिवियल? डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 सर। बस ये 2 चीज आपको दिमाग में रहेगी, कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों चीजों को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था इनके टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे, फैक्टराइज करके फिर देखना कि क्या कंडीशन कहाँ बनेगी, है ना? अरे बोलो, याद है? एक क्वेश्चन इससे गारंटी आना है, अभी भी बोल रहा हूँ, जेई मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। और दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा एडजॉइन और इनवर्स की प्रॉपर्टी से। एडजॉइन एंड देखो, एक क्वेश्चन यहां से पक्का बनने वाला है और दूसरा क्वेश्चन बनेगा एडजॉइंट, इनवर्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे। वो जो मैंने आपको कराया था क्वेश्चन, याद है? एडजॉइन के प्रॉपर्टी पे मिक्स होके, वैसे एडजॉइन, इनवर्स और डिटरमिनेंट को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा उसमें, लेकिन जनरली ज्यादा यूज एडजॉइन का ही होगा। अगर आपको एडजॉइन की प्रॉपर्टी है तो जल्दी से बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था? बोलो। एडजॉइन ऑफ ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला? सर डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट की पावर n-1। वेरी गुड, n-1। और 2 बार अगर एडजॉइन आ जाए तो? सर ए डिटरमिनेंट की पावर n-2। नहीं नहीं नहीं, n-1 का होल स्क्वायर। n। हाँ। और
अगर कांस्टेंट बाहर निकालना हो तो k की पावर n k की माइनस पावर n n माइनस minus 1 वेरी गुड। ये सारी प्रॉपर्टी अभी यूज होगी बहुत ज्यादा आगे जब JPY क्यों करूंगा। डिटरमिनेंट से कांस्टेंट निकालना हो तो k की पावर n की पावर n वेरी गुड। और कौन सी इंपॉर्टेंट थी जो मिस कर रहे हैं अपन? अच्छा और कोई है क्या? बस a इंटू एडजॉइन ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई है ना? यस और नो? yes ठीक है, sir यस सर तो ये ध्यान रखना। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है मुझे। इनवर्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है एडजॉइन वाला जिसकी मदद से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का होता क्या है। एक सेकंड सुनना ध्यान से। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n और एक और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बी वो भी n क्रॉस n है। अब ये एक दूसरे के अगर इनवर्स हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरी गुड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ये जैसे पहले अपन इनवर्स पढ़ते थे ना वैसे ही इनवर्स है यहाँ पे भी। जैसे अगर आप बोलो साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स है तो साइन के अंदर साइन इनवर्स रखोगे कंपोजिट बनाओगे तो आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, है ना? यस सर लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, दोनों को एक दूसरे के अंदर रखोगे तो आंसर वापस क्या आएगा? एक्स आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि ए और बी अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अच्छा अब मान लो मुझे मैट्रिक्स ए गिवन है 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है। अब इसका अगर इनवर्स निकालना है, इसका अगर क्या निकालना है? इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, उससे बहुत लेंदी जाता है। दूसरा तरीका एडजॉइन वाला मेथड, वो अप्लाई करेंगे। उसके लिए एडजॉइन का फॉर्मूला भी अपन ने जो देखा था कि a इंटू एडजॉइन ऑफ a, मैट्रिक्स ए को अगर उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करे तो मेरे पास क्या आता था? बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ बॉडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? याद है सबको? यस सर यस अब मान सर लो यहीं से मैं इनवर्स अपना डिराइव करना चाहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसी इक्वेशन में दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। दोनों तरफ क्या कर रहा हूं? अच्छा मल्टीप्लीकेशन आपको ध्यान है बहुत प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इधर भी आगे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे भी आगे से मल्टीप्लाई, क्या यहाँ पे पीछे से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि गलत हो जाता है ना? याद है ना? मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर ऑर्डर में ही होना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। नो नो सर सर नो नो सर सर अच्छा a इंटू ए इनवर्स क्या होगा? आई सर 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी बताया किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ a इक्वल टू, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो साइड में लिख दो। a इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स a इनवर्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे वन ट्रीट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। जैसे यहाँ पे भी एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापस एडजॉइन आ जाएगा इक्वल टू डिटरमिनेंट Yes, ऑफ a, sir. और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? a इनवर्स आ जाएगा, है ना? फाइनली ये डिटरमिनेंट ऑफ a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे a इनवर्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस यस सर सर कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आपको फॉर्मूला हो गया a इनवर्स का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या हो गया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइन ऑफ a। एडजॉइन ऑफ a को उसके डिटरमिनेंट से अगर डिवाइड कर दें, ये तो कांस्टेंट है, एडजॉइन ऑफ a को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें तो मेरे पास जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से हम बोल भी सकते हैं कि अगर फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब करेगा प्रॉपर्ली, जब ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Yes, sir. मतलब बोल सकते हैं कि ए शुड बी नॉन सिंगुलर। ए शुड बी, याद है सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, तो नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो अगर इनवर्स का एग्जिस्ट करना है तो ये डिनोमिनेटर नॉन 0 होना चाहिए, है ना। तो मतलब ए को कैसा होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर। ये रे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये चीज Yes, हमेशा sir. दिमाग में रखनी, कभी भी क्वेश्चन अगर इनवर्स का आता है निकलवाने का, तो सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। पता चला डिटरमिनेंट ही अगर 0 है तो आप इनवर्स निकालने की मेहनत मत करना, डायरेक्टली क्या लिख देना, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि डिटरमिनेंट चेक ही नहीं कि आप इनवर्स निकालने के पीछे पड़ गए 15 मिनट 5-10 मिनट वेस्ट कर दिए। हमेशा पहले चेक कर लेना क्या उसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं है। अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 है तो ही उसका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब जो sir. क्वेश्चन आएंगे ना वो इसकी प्रॉपर्टी पे बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना है। ये तो हमने इनवर्स के बारे में पढ़ लिया कि इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एक है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन दैट ए शुड बी नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट नॉन 0 होना चाहिए, है ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो डायगोनल मैट्रिक्स याद है किनको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, बोलो। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते थे? सर डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। वेरी गुड। स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि डायगोनल को छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। डायगोनल में कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 2 -3 8, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चलेगा, लेकिन बचे हुए सारे एलिमेंट 0 कंपलसरी 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब आपको इसका इनवर्स पूछे तो पूरी एडजॉइंट निकाल के मेहनत मत करना, इसका इनवर्स डायरेक्टली निकाल सकते हो। डायगोनल के, ये नॉन डायगोनल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो ये होगा इनमें क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, डायरेक्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बताओ 2 का क्या हो जाएगा, 1/2. 1/2. -3 का, -1/3. Mm-hmm. 8 का, 1/8. 1/8. तो डायरेक्ट निकाल लोगे। Yes, sir. क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये प्रॉपर्टी है ना, डायगोनल वाला होगा तो डायरेक्ट निकाल लेना, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट का रेसिप्रोकल कर लेना। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, -3 का -1/3, 8 का 1/8, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगली प्रॉपर्टी, ये डैश मतलब ट्रांसपोज। ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज लो या ए डैश का होल ट्रांसपोज लो, दोनों सेम होते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ए इनवर्स होल डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, और ए डैश का होल इनवर्स मतलब इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर है? सेम एडजॉइन में भी ट्रांसपोज को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो पहले भी बताया था मैंने आपको, ट्रांसपोज बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। इनवर्स का वापस इनवर्स लोगे तो वापस मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट अगर के बाहर निकालना है, ये जैसे के ए का होल इनवर्स है, कांस्टेंट अगर निकालना तो 1/k बन के बाहर आएगा, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। कांस्टेंट के अगर बाहर निकालना है ए से और बाहर होल इनवर्स है तो 1/k बन के बाहर आएगा। Yes, sir. दूसरा, इनवर्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, रेसिप्रोकल कर दोगे डिटरमिनेंट को भी, ठीक है। और ए मान लो नॉन सिंगुलर, इस तरह से दिया हो कि ए बी और ए सी आपस में बराबर जाएगा। अगर मान लो ए और ए आगे है, सेम ऑर्डर में है, तो आप बोल सकते हैं बी इक्वल टू सी। ऐसा मत बोलना कि ए बी मान लो इक्वल टू है सी ए, तो क्या बी इक्वल टू सी होगा? No, sir. No, sir. नहीं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर यहाँ पे ए आगे तो इधर भी आगे होना चाहिए, तो ही बी इक्वल टू सी होगा। जैसे यहाँ पे भी अगर ए पीछे तो इधर भी पीछे, तो ही बी इक्वल टू सी होगा। ऐसा नहीं कि ए बी इक्वल टू सी ए कर दिया, इधर ए आगे इधर ए पीछे, तो आप बी इक्वल टू सी नहीं बोल सकते। सेम ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे भी निकालने का तरीका आसान है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई आई बन जाएगा, बी इक्वल टू सी आ जाएगा, है ना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ,
A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A is a नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक, तो A इनवर्स अगर हाँ अगर A मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक समझते हो ना, अगर A सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी निकालोगे तो क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। प्रोडक्ट में भी इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। प्रोडक्ट में भी इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो वापिस में एक बार रिकैप करा देता हूँ प्रॉपर्टीज। ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज निकालो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताओ क्या होगा, 1 upon determinant of A. वेरी गुड। अगर प्रोडक्ट में है ए बी का होल इनवर्स तो क्या होगा, B inverse A inverse. वेरी गुड। जैसा एडजॉइन में होता है, जैसे ट्रांसपोज में होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा प्रोडक्ट वाले केस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और तो कोई छूट नहीं गई, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? हाँ बहुत इतना। कोई डाउट है यहाँ तक? No sir. No sir. एक क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन कर लो चलो थोड़ा सा। AIJ एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आपको दिया, पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले इसको सिंप्लीफाई करना सिखा दो। मैट्रिक्स तो आप निकाल लोगे, 3 टाइम्स एडजॉइन ऑफ 2A इनवर्स और होल डिटर्मिनेंट। पहली बताओ पहली स्टेप क्या रहेगी, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। इस 3 को बाहर निकालने, वेरी गुड। n क्रॉस n क्या है, 3 क्रॉस 3 है, तो 3 कैसे बाहर आएगा ये, सर 3 की पावर 3 क्यूब। हाँ डिटरमिनेंट से निकाल रहे थे, डिटरमिनेंट 3 की पावर n बन के बाहर आएगा। डिटरमिनेंट से निकालने का फॉर्मूला बताया था, Yes sir. k की पावर n बन के बाहर आता है ना। डिटरमिनेंट से कांस्टेंट k की पावर n बन के बाहर आएगा, तो 3 की पावर 3 बन के बाहर आ जाएगा। और बची हुई चीज जैसी कैसी। अब बताओ क्या करेंगे, सर 2 को निकालेंगे। 2 को निकालो या फिर जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें एडजॉइन वाला। अंदर कोई ना कोई मैट्रिक्स ही है, Yes sir. किसी भी का भी एडजॉइन का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर n-1। Yes sir. अब यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a इनवर्स। बाकी सब ऐसा कैसा ही है, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ a इनवर्स की पावर n-1, मतलब 2 हो जाएगा। Yes sir. Yes sir. वेरी गुड, हो जाएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो ये होल स्क्वायर है ना, इसको पहले ब्रैकेट बना लो। देखिए अंदर वाले टर्म्स को पहले सॉल्व करते हैं। अब मुझे ये बताओ इस 2 को, ये 2 डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा, Yes sir. Yes sir. क्योंकि डिटरमिनेंट है उससे बाहर, 2 की पावर 3 बन के बाहर आएगा। Yes sir. Yes sir. क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स Determinant. है ना। यस सर Yes sir. वेरी गुड। अब देखो ये होल क्यूब और पावर होल स्क्वायर, तो क्यूब का होल स्क्वायर तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। Yes sir. यस सर और डिटरमिनेंट ऑफ a को क्या a इनवर्स को क्या लिखोगे, 1 upon determinant of A. 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। वेरी गुड, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 3 की पावर 3 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। Yes sir. Yes sir. और डिटरमिनेंट में आप निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स को पहले डिफाइन कर लेना। अगर i इक्वल टू j है तो वैल्यू 2 है, तो ये कौन से एलिमेंट होंगे, Diagonal में। डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 वाले, हाँ है ना। Yes sir. Yes यस sir. सर अब यहाँ पे बोला जब अगर i ग्रेटर देन j है, तो i ग्रेटर देन j कहाँ पे आएगा, a 1 2 के 2 1, a 2 1 है ना। यहाँ पे i Yes, j sir. ज्यादा है, a 3 1 a 3 2, यहाँ पे i j से क्या है, ज्यादा है, तो 2 1, तो यहाँ पे i और j अगर 2 1 हो जाएंगे तो i प्लस j कितना हो जाएगा, 3, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे i प्लस j कितना हो जाएगा, 4, तो प्लस का 1। यहाँ पे i प्लस j कितना होगा, 5, तो माइनस का 1। क्लियर है। Yes sir. Yes sir. वो दूसरा ये वाला, यहाँ पे वाले आ जाएंगे a 1 2, i जब छोटा हो a 1 3 a 2 3, i की वैल्यू छोटी है। Yes. अब यहाँ पे 1 2, तो -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 -1, तो 2 -1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो -1। फिर 1 3, तो 3 -1, वन
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा 2 3 3 माइनस 2 वापिस कितना आएगा 1 तो -1। क्लियर है ना? ये तो सिंपल मेथड निकाल सकते हो आप। Yes, sir. Yes, वैल्यू sir. इसका डिटरमिनेंट निकाल के यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये अभी 2021 में आया था जेई मेंस में। तो मैंने आपको कहा प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आ रही बात समझ में? Yes. Yes, sir. चलो अब थोड़ा सा मैं बचा हुआ पोर्शन निपटा देता हूँ आपका। अब लगभग सब फिनिश हो गया है, छोटी मोटी एक दो चीजें बाकी है तो आपने पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी इस चैप्टर की। कुछ एप्लीकेशन में एप्लीकेशन होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिटरमिनेंट की मदद से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो। अगर मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस आपको गिवन है x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3। इसका एरिया निकालते हो। ऐसे तो नॉर्मल भी आप निकालना आता ही आपको, क्लास 10th में आपने फॉर्मूला सीखा था। और डिटरमिनेंट की मदद से अगर निकालना तो इसका एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। याद है किसी को? बोलो। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। याद रख ले। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अच्छा मान लो अगर ये एरिया 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या हो? इस ट्राइंगल का अपन इस फॉर्मूला अप्लाई किया, इस ट्राइंगल का एरिया मान लो 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इन पॉइंट्स के बारे में? ये ट्राइंगल का एरिया 0 कब आएगा? जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हम बोलेंगे फिर ये तीनों अगर एक ही लाइन में आगे मतलब पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। पॉइंट्स ए बी सी विल बी व्हाट? Collinear. Collinear. तो कोलिनियरिटी के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फॉर्मूला आसान है, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसकी वैल्यू जो आएगी वो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगी। मॉड भी लगा देना। मॉड मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव आना चाहिए, है ना? ये मॉड्यूलस फंक्शन वाला Sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes. और एरिया अगर 0 होगा तो मतलब ट्राइंगल एबीसी मतलब ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर हो जाएंगे। पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। चलो एक सॉल्व करो। क्या हो गया सवाल? सर कर रहे हैं। इतना टाइम? चलो करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल 8 स्क्वायर यूनिट, वर्टाइसेस आर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फॉर्मूला याद है ना? Yes, sir. x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और ये एरिया आपको दिया हुआ 8 के बराबर। सही है? Yes, sir. तो k की वैल्यू क्या क्या होगी? बताओ क्या आ रहा है?
तो टाइम कैसे लग गया यार, जल्दी ओपन करो। कॉलम 1 के बोर्ड ओपन कर दो कि हाँ है ना, बोलो। यस सर। -4 × 2 × k = 8। ये अब ये मॉड है, मॉड को ओपन करोगे तो +-8 लिख देंगे, 2 उधर चला जाएगा, हाँ है ना, क्लियर है। ये है 8 आ रहा है ना, तो हो सकता है ये 8 हो या -8, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है, +-8। तो 4 के अब एक ही करके सॉल्व कर लो। 4k = -8 +-16। एक बार अगर प्लस ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस सर के लिए ऑप्शन डी है। हाँ -16 ले लोगे तो -24 आ जाएगा। तो k एक बार 2 आ जाएगा, एक बार -6 आ जाएगा। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, ये टफ। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को, जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या। नो सर हो गया। नो सर। ये कंडीशन ऑफ कोलिनिटी बता दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी सिलेबस में, जेईई मेंस की सिलेबस में दिया, कांग्रुएंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पढ़ते होंगे आप, 3 लाइन को कांग्रुएंट कब बोलेंगे। यहाँ पे मान लो मैं 3 लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ, 3 लाइन की इक्वेशन मतलब ये दूसरी लाइन हो जाएगी, इसी तरह से A2 B2 3। कांग्रुएंट लाइन मतलब क्या होता है बच्चों, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करे, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, बोलो। कांग्रुएंट है ना। हाँ 3 लाइन कांग्रुएंट बोलेंगे मतलब तीनों की तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करनी चाहिए। क्लियर है, बोलो। यस सर। अगर ये कांग्रुएंट है, तीनों लाइन अगर सिंगल पॉइंट से पास कर रही, कांग्रुएंट है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। डिटरमिनेंट का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0। मतलब यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर है। तो ये कंडीशन होगी कोलिनियरिटी, कांग्रुएंसी की। अगर 3 लाइन कांग्रुएंट है तो कांग्रुएंट को चेक करने के लिए डिटरमिनेंट की कैसे हेल्प लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट देख रहे हैं। डिटरमिनेंट का कहां कहां एप्लीकेशन हो सकता है, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में, दूसरा लाइन अगर 3 लाइन कांग्रुएंट है, चेक करना है कि भैया बताओ ये 3 लाइन कांग्रुएंट है कि नहीं है। तो आपको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है यहाँ पे, कि आप डिटरमिनेंट निकालो, एक्स वाई जेड के, एक्स और वाई के, और ये कांस्टेंट टर्म का जो कोएफिशिएंट है इनको लिख दो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, कोएफिशिएंट अगर आपने लिख दिए, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है मतलब लाइंस कैसी होगी, कांग्रुएंट होगी। लाइंस कैसी होगी, कांग्रुएंट होगी। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। ओके, बस यस सर। ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन कर लो फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ A इज द लाइंस आर कांग्रुएंट। अब जल्दी कर लेना, अब गलती नहीं होनी चाहिए, फास्ट बताओ आंसर कितना आएगा। सर 0 के इक्वल आ रहा है।
क्या आ रहा है, 0 आ रहा है सबका? Yes, sir. अरे वो तो आंसर आएगा इनफाइनाइट वैल्यू, ए कुछ भी रखो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, तो आपका आंसर ए 0 नहीं आएगा बच्चों, ए की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ऑल रियल नंबर। क्योंकि शायद कोई दो लाइन कोई दो कॉलम कॉन्ग्रुएंट है क्या, देखो ध्यान से, 2 1 -1 है ना। देखो क्या यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 का रेशियो, कॉलम 2 और कॉलम 3 का रेशियो सेम है ना। Yes, sir. ये तो आप ए इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये आंसर ऑलवेज 0 ही होगा। yes, sir. अब ए को कुछ भी रखो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, है ना। Yes, sir. इसका Yes, आंसर sir. क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई बात समझ में, ये डाउट है बोलो, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। अब तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये मेंस में कम ही काम आता है, कुछ चीजें आ जाती है काम, कुछ चीजें एडवांस में ज्यादा काम आती है, तो लेकिन समझना अच्छे से इसको। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई आएगा करना। देखो एक तो बेसिक तरीका क्या है, इसको इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, वो तो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या अननोन के टर्म्स में मिक्स फॉर्मेट में दे देते, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, इस तरह से दे दिया, और कभी कभी कुछ क्वेश्चन में इसको दो फैक्टर में तोड़ने की जरूरत पड़ती है। एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए इस पे, कभी पहले आते थे कि ऐसे मिक्स फॉर्मेट में डिटरमिनेंट देंगे, उसको दो के फैक्टर, दो के टर्म्स में अगर तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो अपन को थोड़ा सा सीखना आना चाहिए कैसे इसको एक बार ब्रेक करें। तो पहले तो अपन को इस तरह से सीखना होगा मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो कभी कभी इस स्टेप से इधर आने की जरूरत पड़ती है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, पहले रो वन को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, देखो ध्यान से, a1 l1 प्लस b1 l2। आई बात समझ में, रो 1 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम 2 के साथ, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, a1 m1 प्लस b1 m2। आई बात समझ में, Yes, sir. Yes, sir. आसान, ज्यादा टफ नहीं, बस ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। फिर रो 2 को वापस कॉलम 1 से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, देखो ध्यान से, रो 2 a2 b2 को l1 l2 से, फिर रो 2 को कॉलम 2 से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे 3 क्रॉस 3 में होगा, पहले रो 1 तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर रो 2 तीनों कॉलम से, रो 3 तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे। क्या है बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ब्रेक उल्टा ब्रेक करना में ट्रिक लगानी है। अब है ना, बुक में से डायरेक्ट ट्रिक नहीं देते, डायरेक्ट स्टेप दे देते हैं कि इसको इस तरह से दिया हुआ, दो मैट्रिक्स में तोड़ दिया। कहीं ना कहीं ट्रिक अपन को खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। एक तरीका मैंने अपने हिसाब से सोचा था, आप देखो अगर आपको समझ में आता तो आप भी तरीका अपना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट दिमाग ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे मान लो इस स्टेप से इधर दो के टर्म्स में अगर ब्रेक करना है, देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, a1 है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, a1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे सब जगह a1 कॉमन है। Yes, sir. फर्स्ट रो में अगर आप देखोगे, कौन सा एलिमेंट ऐसा जो तीनों में आ रहा हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा हो, a1 ही है, और b1 है और c1 है ना। Yes, sir. Yes, sir. जो पहला एलिमेंट है वो a1 है, तो a1 को पहला लिख दिया। फिर उसी रो का जो सेकेंड एलिमेंट है वो b1 है, Yes, sir. कॉमन तीनों में, तो b1 को यहाँ लिख दिया। उसी रो में थर्ड एलिमेंट जो है c1, वो यहाँ पे है कॉमन, तो c1 को यहाँ लिख दिया। ये समझना है, ये कॉलम वाइज, क्योंकि यहाँ से हमको रो लेनी ना, यहाँ से हम क्या लेते हैं, रो लेते हैं, और इधर से क्या लेते हैं, कॉलम। अब कॉलम वाइज देखो ध्यान से, पहले कॉलम में पहला एलिमेंट l1 है, तो यहाँ पे l1 लिख दिया, है ना। Yes, sir. सेकेंड एलिमेंट में l2 है कॉमन, तो यहाँ पे देखो सेकेंड एलिमेंट l2 लिख दिया, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट l3। मतलब इसको इस तरह से तोड़ने की ट्रिक सिखा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। अभी 3-4 एग्जांपल भी करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है समझ में आ रहा है?
पहले वाले की रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट को। यहाँ मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे ये है। अब इसको आप पहले मुझे दो के टर्म्स में ब्रेक करके दिखाओ, एक बार खुद से ट्राई करो। इसको दो डिटरमिनेंट के टर्म्स में ब्रेक करके दिखाओ। ये दो दो के प्रोडक्ट के टर्म्स में दिखाओ, इसको दो के में अलग अलग ब्रेक करके दिखाओ। A1, A2, A3, B1, B2, B3. चलो, वेरी गुड। एक बार सब सब ध्यान समझो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं इस पे, मतलब एडवांस में अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां से ऑब्जर्व करो, देखो फर्स्ट रो में पहले ऑब्जर्व करो, फर्स्ट रो में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा है? एक तो A1 आ रहा है ना? Yes, sir. और पहला ही एलिमेंट है A1 को, पहला अपन रो वाले एलिमेंट इधर लिख देते हैं, पहला एलिमेंट यहाँ लिख दिया। रो 1 में और कोई एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है? B1. B1। तो सेकंड वाले में B1 कॉमन आ रहा है, तो B1 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ के लिए तो कुछ है ही नहीं, तभी छोड़ देते हैं इसको। अब रो 2 में जाते हैं। रो 2 में कौन सा दिख रहा है? A2 दिख रहा है, पहला एलिमेंट कॉमन। A2, Yes, sir. B2. सेकंड के लिए B2, तो B2 है ना? सेकंड जो एलिमेंट है तीनों में B2 आ रहा है, B2 आ रहा है, तो B2 को यहाँ लिख दिया। थर्ड के लिए सेम हो जाएगा A3, B3। यहाँ पे भी पता नहीं क्या लिखना है, हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, देखते हैं। अब इधर आ जाते हैं सेकंड वाले में, जब इसमें कॉलम वाइज देखना है। पहले इधर फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट किसमें कॉमन दिख रहा है? X1। Yes, sir. Yes, sir. X1 लिख दिया। फिर सेकंड कॉलम में पहले वाले में क्या कॉमन आ रहा है? X2। सही है। Yes, sir. और थर्ड कॉलम में तीनों में X3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये पहला एलिमेंट लिखा, पहला एलिमेंट के X1, X2, X3। अब सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे आएगा, क्या कॉमन है? Y1, Y2 और Y3। तो सेकंड एलिमेंट में क्या है? Y1, Y2, Y3। तीसरा कोई एलिमेंट ही नहीं था। अब देखो ध्यान से, जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, मल्टीप्लाई होकर देखो ये वाला एलिमेंट कब मिलेगा? जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A1, X1, B1, सॉरी यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया शायद, नहीं है ना? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A1 X1 आएगा, फिर क्या चाहिए अपन को? B1 Y2 चाहिए। तो A1 के साथ X1 तो आ गया, B1 के साथ Y2, मतलब यहाँ पे Y2 चाहिए, है ना? Yes, sir. देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये वाला जो एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट कैसे मिलेगा? रो 1 पहले वाले मैट्रिक्स, पहले वाले डिटरमिनेंट की रो 1 के साथ दूसरे वाले डिटरमिनेंट की कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग। A1 X1 तो आ रहा है, फिर B1 के साथ मुझे क्या चाहिए? Y1। और यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप अभी मतलब या तो कोई एक जगह 0 लिख देना, एक जगह क्या लिख देना? 0। अब वापस रो 1 सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो A1 के साथ चाहिए मुझे क्या? X2। B1 के साथ क्या चाहिए? Y2। कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ पे X3, यहाँ पे Y3। ठीक है। अब देखो ये वाला, ये कैसे मिलेगा? रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो रो 2 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। सारे काम बन गए। फिर रो 3 कॉलम 3। अब यहाँ पे आप क्या रखोगे? क्योंकि इसको 0 बनाना है, क्या बनाना है? बोलो। 0. 0। तो मान लो यहाँ पे अगर मैंने एक जगह तो 0 रख दिया। अब रो 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो 2 कॉलम 2 के साथ रो। अब यहाँ पे मान लो मैंने कुछ और रख दिया, मान लो 1 रखा फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? कुछ भी रख सकता हूँ क्या? अल्फा बीटा, यहाँ पे तो कांस्टेंट कोई भी रख सकते हैं।
है ना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई के जीरो ही बनेगा Yes, Yes, sir. sir. Yes, ना, sir. यहाँ पे तक कुछ भी रख सकते हो। तो आप देखो ये जीरो है और कोई ना कोई वैल्यू होगी, आंसर क्या आएगा? जीरो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आप क्या सीखा, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो लिखाना आसान हो गया था रो वाइज, कॉलम वाइज में क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? कॉलम में हमने क्या देखा? x1 और y1। कॉलम 1 में क्या क्या आ रहे थे? हाँ सही पता है यहाँ पे। कॉलम 1 में पहला एलिमेंट क्या कॉमन आ रहा था? x1, तो पहला एलिमेंट कॉलम 1 का x1 लिख दिया। कॉलम 1 में दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा था? y1, तो कॉलम 1 में दूसरा एलिमेंट y1 होगा, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा ये लॉजिक लगाना। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। अब सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको एक्सपांड करके लिख रहा हूँ, आपको मुझे दो के टर्म्स में ब्रेक करके दिखाना। पहले का एक्सपांशन हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस, चाहो तो b1 स्क्वायर या टू a1 b1 लिख दो, जो लिखना। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a1 b1। दूसरा आएगा a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2a1 b2। फिर तीसरा एलिमेंट आएगा a1 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर माइनस 2a1 b3। सेम यहाँ पे भी। तो आपको, आप लोग मेहनत करो, दो के डिटरमिनेंट के टर्म्स में ब्रेक करके दिखाओ। थोड़ी स्टार्टिंग में देखो टफ लगता है, ये स्टार्टिंग में टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना अपने आप आसान बनता जाएगा। करो ट्राई एक बार, तब तक मैं ओपन करके लिख देता हूँ। लॉजिक लगा के सोचो कि क्या यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट आने चाहिए ताकि मल्टीप्लाई करके वापस ये बने। दो के टर्म्स में ब्रेक करना है, सोचो जरा। हो गया? किया ब्रेक? चलो एक बार ट्राई करते, कोशिश करते मिलके। रो 1 के पहले एलिमेंट में क्या कॉमन दिख रहा है? A1 square.
A1 A1 स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे। Yes, sir. रो 1 में ही सेकेंड एलिमेंट में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना? तो अभी Third यहाँ पे में -2 है. हाँ, थर्ड में कुछ कॉमन है क्या? Yes, sir. क्या कॉमन है? -2A1। तो यहाँ पे थर्ड में -2A1 लिख दे। बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने रो 1 को Yes, देखा। sir. रो 1 के जो रो 1 का पहला एलिमेंट है उन सब में A1 स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ लिख दिया। सेकेंड एलिमेंट में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो अभी खाली छोड़ दिया, बाद में देखेंगे। और थर्ड एलिमेंट में ये लिख दिया। कुछ कॉमन नहीं है, तब चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 है ना। 1 तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई, मतलब 1 तो मल्टीप्लाई हो गई। बोलो। Yes, sir. Yes sir. अब रो Yes, 2 को sir. देखो। रो 2 के पहले एलिमेंट में कॉमन दिख रहा है क्या? है ना। सेकेंड में वापिस से कुछ कॉमन नहीं, तो 1 मान लेते हैं। और थर्ड में क्या वापिस क्या कॉमन है? -2A2। अब तो लॉजिकली तीसरा भी निकाल ही लोगे। क्या आएगा बताओ? 8C square 1 8B minus 2. square. वेरी गुड। अब सेकेंड वाले मैट्रिक, सेकेंड वाले इसमें आ जाते हैं। इसमें कॉलम वाइज देखना है। कॉलम 1 में कॉलम 1 ये रहा। कॉलम 1 के पहले एलिमेंट में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो 1 मान ले। है ना। कॉलम 1 के सेकेंड B1. एलिमेंट में क्या कॉमन है? B1. तो कॉलम 1 के सेकेंड एलिमेंट B1 स्क्वायर। कॉलम 1 के थर्ड एलिमेंट में क्या कॉमन है? B1 है ना। Yes, sir. मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे क्या आपके पास ये आ जाएगा? तो कॉलम 1 के लिए Yes सारी sir. चीजें, कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट को देखा, कॉलम वाइज ही देखा। कॉलम 1 में पहले वाले में पूरे कॉलम 1 में 3 एलिमेंट को देखा। पहले वाले एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो 1 मान लिया। सेकंड वाले एलिमेंट में B1 स्क्वायर कॉमन था, तो यहाँ पे सेकंड जगह पे B1 स्क्वायर लिख दिया। और थर्ड जगह में कॉलम वाइज में थर्ड एलिमेंट में B1 कॉमन था, तो यहाँ पे B1 लिख दिया। है ना। अब लॉजिकली बचे हुए भी आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा B2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा B2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा B3 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा B3। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes sir. बस बाकी का आगे तो कर लेना प्रूविंग मूविंग, लेकिन मेन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला होमवर्क है आपके लिए, ट्राई कर लेना। इसका आंसर शायद 0 आएगा, घर पे एक बार देख लेना। 2 मैंने 2-3 अपन ने कर लिए। लॉजिक, बस लॉजिक बिठाना था और कुछ नहीं। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ये भी जेई मेंस में कभी कभी आ जाता है। समेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट का अगर आपको समेशन निकालना, जैसे यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आर, वेरिएबल आर के टर्म्स में, बाकी सब कांस्टेंट है, किसी एक रो में वेरिएबल है आर के टर्म्स में, और बोला इसका समेशन निकालो। समेशन समझते हो ना? समेशन अपन लगाते किसी आर बराबर 1 से लेके n तक, आर की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर आर की वैल्यू 2, फिर 3 रखते जाएंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। ये समेशन का मतलब होता है। Yes, पता है ना? sir. पहले आर को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टिल n टर्म, इसका मतलब होता है समेशन। तो यहाँ पे बोला इस डिटरमिनेंट केस में अगर समेशन लगा दें तो क्या होगा? तो लेकिन यहाँ पे बस ध्यान रखना, ये इसी टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब ये जो वेरिएबल है ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही होना चाहिए। बच्चे सारे टर्म क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। और आपको क्वेश्चन आएगा तो या तो इसी टाइप का आएगा, और मान लो इस टाइप का नहीं आया तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना। फिर आप डिटरमिनेंट को ओपन करना, फिर नॉर्मल समेशन अप्लाई करना, जो अपने क्लास सीक्वेंस सीरीज में समेशन सीखे थे, है ना। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? समेशन जब लगा दूंगा तो समेशन यहाँ पे जिधर भी वो वेरिएबल आर है वहां पे समेशन अप्लाई हो जाएगा। जहां पे भी वेरिएबल आर है वहां पे उस फंक्शन में क्या आगे समेशन अप्लाई हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट टर्म ऐसी की ऐसी रहेगी, बाकी कांस्टेंट टर्म ऐसी की ऐसी रहेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, हियर द फंक्शन ऑफ आर कैन बी एलिमेंट ऑफ ओनली रो और कॉलम, ओनली वन रो और कॉलम। मतलब ये जो फंक्शन ऑफ आर है ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही होंगे, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट डज नॉट शुड बी नन ऑफ द एलिमेंट अदर देन द रो और कॉलम शुड बी डिपेंडेंट। बाकी सारे एलिमेंट आर पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर मान लो एक से ज्यादा रो में कहीं आर के एलिमेंट आ रहे हैं तो फिर आपको उसको पहले एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर समेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब ये जो वेरिएबल वाले हैं ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होंगे, और बचे हुए सारे टर्म्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir.
और समेशन Yes, आर की सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूला है समेशन ऑफ n 1 + 2 + 3 समेशन n का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2 समेशन ऑफ n स्क्वायर या फिर r स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर n × n + 1 × 2n + 1/6 ये फॉर्मूले सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाए जाते थे, याद आ रहा है? यस सर। समेशन Yes, n sir. क्यूब n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए। समेशन ये याद है क्या NCR R बराबर 0 to n NC0 + NC1 + NC2 सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता था? बोलो 2 की पावर n। अरे बोलो, Yes, sir. ठीक है, याद रखना ये सब बाइनोमियल 11 के थोड़े कॉन्सेप्ट। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, समेशन किस पे लगा है r पे, है ना? समेशन r की वैल्यू वेरिएबल है, r जा रहा है 1 से लेके n तक। Yes, sir. तो अगर r पे समेशन है तो बाकी सब चीजों को एज क्या ट्रीट करोगे? कांस्टेंट। Constant. यस सर। इस पे समेशन जब अप्लाई होगा तो बताओ क्या होगा? रो समेशन यहाँ पे लग जाएगा पहले वाले एलिमेंट पे, इस सेकंड एलिमेंट पे भी समेशन लग जाएगा और थर्ड एलिमेंट पे भी समेशन लग जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ पे भी Yes, sir. सेकंड ये वाला x ऐसा कैसा, cos स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, y ऐसा कैसा, n स्क्वायर ऐसा कैसा, 2 की पावर n - 1 ऐसा कैसा, और ये बचा हुआ भी ऐसा कैसा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो यहाँ पे No, ध्यान sir. रखना, ये समेशन जो लगाया है, ये समेशन कैसे लग रहा है? जहां जहां भी वेरिएबल आ रहे हैं वहां पे समेशन लग जाएगा, बाकी सब जगह ऐसा कैसे रहेगा? अब समेशन निकालना कैसे वो तो आपको पता ही है। देखो पहला वाला समेशन कैसे निकलेगा? 2r - 1 समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, तो जाएगा समेशन ऑफ 2r माइनस समेशन ऑफ 1, 2 बार आ जाएगा, समेशन ऑफ r 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n आ जाएगा, यस सर। Yes, तब sir. 2 समेशन r मतलब वही 1 + 2 + 3 n × n + 1/2 यस सर। Yes, sir. माइनस n। तो ये पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू आ गई। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है? समेशन NCR, समेशन NCR r जा रहा कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक। तो देखो टोटल 0 से लेके n तक का सम कितना होता है? 2 की पावर n होता है। अब इसमें r 0 वाला नहीं है, तो 2 की पावर n माइनस NC 0 वाला टर्म है ना, तो कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा? 2 की पावर n - 1। देखो जब ये 0 से लेके n तक का सम कितना होता है? जैसे मान लो यहाँ पे होता है NC0 + NC1 + NC2 अप टिल NCn, इसका सम कितना होता है? 2 की पावर n होता है। लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन में 1 से लेके n तक ही था, तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना? Yes, यस sir. सर। सेकेंड वाला आ गया। ये थर्ड वाला कैसे आएगा? समेशन 2 की पावर r, r बराबर 1 से n, इसका मतलब क्या है? 2 + 2 स्क्वायर। क्लियर है? ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे? अरे कौन सी सीरीज है? 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 अपने 2 की पावर n, जीपी। जीपी है ना, है ना? यस सर। n टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, है ना? यस सर। ठीक है, बाकी सब टर्म ऐसी कैसी है, तो इसका आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है, लेकिन कभी कभी काम आ जाएगा, तो आपके काम आएगा। अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या? बोलो कि यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नो सर, इसमें नहीं है तीनों टर्म। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, जो वेरिएबल आ रहे हैं किसी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. Here R is not, थैंक यू जवाब देने के। आप लोग जवाब दिया करो बच्चों, तो मजा आएगा पढ़ाने में मुझे भी। Here R is not available in a single row or single column। ठीक है, तो वी कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला। तो कैसे सॉल्व करें फिर इसको? बोलो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ। आपको अभी बताया था ना मैंने, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर क्या करोगे? फर्स्ट एक्सपांड द डिटरमिनेंट एंड देन अप्लाई द समेशन, है ना? यस सर।
Yes, sir. हमको क्या करना पड़े, देयरफॉर वी विल एक्सपांड, हमको इसको नॉर्मल डिटरमिनेंट जैसे एक्सपांड करते वैसे एक्सपांड करोगे, फिर उस पूरे में समेशन अप्लाई कर दोगे। वी विल एक्सपांड एंड देन अप्लाई समेशन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. वो आप कर लेना, बस ये समझाने के लिए बताया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना ऐसे क्वेश्चन आ। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये था समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अगला कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। कि अगर कोई डिटरमिनेंट वेरिएबल के टर्म्स में दिया, जैसे यहाँ पे एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है अलग अलग फंक्शन, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका। पहले रो 1 को डिफरेंशिएट करोगे, बची हुई दोनों रो ऐसी की ऐसी, फिर प्लस में रो 2 को डिफरेंशिएट करोगे, बची हुई दोनों रो ऐसे कैसे, फिर लास्ट में रो 3 को डिफरेंशिएट कर देना, बचे हुए दोनों रो ऐसे कैसे, बचे हुए दोनों रो ऐसे कैसे। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, आप चाहो तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो। पहले रो 1 को, फिर रो 2 को, फिर रो 3 को, वो बीच में प्लस का साइन आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएट करना, पहले एक बार करो, फिर सेकंड टाइम वापस करना, फिर एक्स की जगह ए रख के बताओ आंसर कितना आ रहा है। कर दिया? बोलो। No, sir, अभी नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो तब क्या आएगा? कैसे करोगे? पहले रो 1 को करेंगे। पहले रो 1 हाँ देखो, रो 1 को करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 तीनों एलिमेंट तो लिखने की जरूरत है क्या? No, sir. No, sir. क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि रो 1 के तीनों एलिमेंट 0 है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब रो 2 को करोगे तो क्या आएगा? 12x 6x square और x cube. वेरी गुड। फोर एक्स क्यूब आएगा सर। तो 4x क्यूब। हाँ, ठीक है। और जब रो 3 का करोगे तो वापस 0 आ जाएगा। यस सर। यस सर। इसको डबल डबल डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से देखो, रो 1 से तो 0, रो 2 से क्या बचेगा? 12, 12x और 12x स्क्वायर है ना? यस सर। यस सर। अब x की जगह क्या रखना? a। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। a रख दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 1 12 12। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0।
हाँ, रो 2 और रो 3 सेम नहीं दिख रहा आपको? Yes, sir. Yes, sir. रो 2 और रो 3 का रेशियो सेम है, Yes, sir. तो डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0 आएगा ना, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा है क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से। चलो इसको आप करो खुद से। 1 मिनट का टाइम है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है इसको। ये तीनों पार्ट आंसर बताओ इसका क्या आएगा, ABC। जल्दी सॉल्व करो। हाँ सॉरी, आपके हिसाब से तरीका क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का? अरे बोलो, जल्दी बताओ, टाइम होने वाला है। मान लो डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? मुझे सिर्फ कांस्टेंट डी पता करना है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? बोलो। चलो मैं सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। एक तरीका तो क्या, ओपन करो पूरा, दोनों तरफ कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, ABCD निकालो, हाँ है ना? अगर मान लो सिर्फ डी होता तो मैं एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक निकालता हूँ। कोई बताना चाहेगा सिर्फ डी निकालना अगर, तो डायरेक्ट क्या कैसे निकाले बिना इसको एक्सपांड किए पूरा एक्स के टर्म्स में? ये इक्वेशन है, LHS में कुछ है, RHS में कुछ है। फंक्शन ऑफ एक्स दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं है? Yes, sir. तो हम एक्स को ऐसा क्या रखें ताकि डायरेक्टली डी आ जाए? दोनों तरफ एक्स को कुछ देखो, यहाँ पे जो एक्स रखूंगा और यहाँ पे जो एक्स रखूंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों इक्वल ही है। Yes, sir. Yes, sir. अगर एक्स को मैं दोनों तरफ 0 रख दूं, देखो डायरेक्ट काम हो जाएगा। एक्स को 0 को तो RHS में सिर्फ डी बचेगा, Yes, है sir. ना? और Yes, sir. 0 0 1 -1 1 1 0 1 0, देखो जल्दी काम हो जाएगा, Yes, sir. मेहनत बच जाएगी आपकी। एक्सपांड करोगे इसके अबाउट तो -1 आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट, A + B + C + D चाहिए तो क्या One रखो, put करें. क्या करें? वेरी गुड, इसको एक्स को 1 Yes, रख sir. दें। Yes, sir. यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? Yes, है ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. और थर्ड पार्ट में बी निकालना है। बी कैसे निकालें? एक तरीका है, देखो पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें अपन। अगर मान लो डिफरेंशिएट करोगे, इधर देखो क्या आ जाएगा, 3x x² + 2bx + c, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो 2 बार डिफरेंशिएट कर दे और फिर x को 0 रख दे तो काम भी हो जाएगा।
है ना। Yes, sir. और ये Yes, भी sir. कर सकते हो कि 2 बार डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मान लो एक बार डिफरेंशिएट करा और फिर x को 0 रख दिया, तो क्या c आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. एक बार में. लेकिन फिर हाँ देखो आपके पास a प्लस बी प्लस डी है, c है, पर a प्लस बी आएगा, फिर आपको एक 2 बार डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स और पुट x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है अपना फर्स्ट लेक्चर का। अब क्या करना है, कितनी बज गई? 6:30 है ना। Yes, sir. 7 बजे मिलते हैं। तब तक अगर आपके पास समय हो तो कोशिश करना, मैं भी ट्राई करता हूँ अगर पीवाईक्यू इकट्ठे करने की, हम पीवाईक्यू कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तब तक आप पूरी थ्योरी रिवाइज कर लेना, जितना भी अब तक पढ़ाया है आपके पास अगर नोट्स बने हुए हैं तो अपनी पूरी थ्योरी आप रिवाइज कर लो, ताकि अब हम डायरेक्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, तो Yes, 7 sir. बजे मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। Okay, sir. 7 बजे मिलते हैं, ठीक Okay. है? ओके।